Good morning, students. Welcome your incredible ashram. Student, this is Rahul Sharma, and I will teach you English for competitive exams. देखिए बेटा, अपन ने अभी तक इंग्लिश पढ़ी है. अब जो कंपटीशन में जो अपन एंटर कर रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल की जो इंग्लिश है, कोई डिफरेंट इंग्लिश नहीं होती है. ये इंग्लिश वही इंग्लिश है जो हमने लिटिल स्टैंडर्ड से लेके अपर स्टैंडर्ड तक पढ़ी है. डिफरेंस क्या है? टॉपिक वही है, लेकिन स्टैंडर्ड हमारा लिटिल था. फिर धीरे धीरे क्लास बढ़ती गई, हमारे टॉपिक वही चलते गए. एक दो टॉपिक हमारे डेवलप हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बट टॉपिक वही थे जो हमारे पहले हैं, उसी से रिलेटेड होता है. जैसे मैं बात करूँ, 10th तक हम पढ़ते हैं ग्रामर, 10th तक पढ़ते हैं ग्रामर पढ़ते हैं, और आफ्टर 10th जैसे 11th 12th में आते हैं तो हम पढ़ने लगते हैं कंपोजिशन. ठीक है, अब बात समझाऊँ मैं आपको. कंपोजिशन है, कंपोजिशन बनती किससे है? टेंस से बनती है, नरेशन से बनती है, एक्टिव पैसिव से बनती है. यूँ बोले जितनी भी ग्रामर के हमने टॉपिक पढ़े थे, उन सबको यूज़ करके हम क्या बना देते हैं? कंपोजिशन. क्योंकि कंपोजिशन है किससे बनती है? कंपोज से बनता है. और कंपोज मीन्स होता है रचना करना. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े, उनको हमने क्या कर दिया? कंपोज कर दिया, रचना कर दिया, और इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का कंपोजिशन क्लियर हो जाता है. अब जैसे हम एंटर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है बेटा? मोस्ट ऑफ जो इंग्लिश है जो आपको बोर्ड पर दिख रही है, यही है. जितने भी टॉपिक है यही है. आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन एलडीसी से लेके बैंक पीओ तक के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, उनमें टॉपिक तो यही होते हैं, लेकिन लेवल धीरे धीरे हमारा इंक्रीज़ होता जाता है. ठीक है बेटा, तो ये तो था मेरे एक जनरल हिंट आपके लिए कि आपको इंग्लिश के बारे में क्या बताऊं. तो देखिए, अब मैं बताता चलता हूं क्या क्या बताना है. इंग्लिश में जैसे जैसे एग्ज़ाम होती है, उसमें उसी प्रकार के सिलेबस होता है. तो ये जो सिलेबस है मेरा, ये वो है, बोल सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, यानी शुरुआत भी यहीं पे और अंत यहाँ तक है. इन टॉपिक्स में से ही कुछ टॉपिक किसी एग्ज़ाम्स में छोड़ दी जाती है, कुछ टॉपिक किसी एग्ज़ाम में पूरे ले लिए जाते हैं. तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि इसमें पूरे टॉपिक है, और इसको हम 1 बाय 1 ग्रेजुअली पढ़ते चलेंगे, और एक ही टॉपिक हमारे ओवरऑल एग्जाम्स की क्लियर होते चलेंगे. अब मैं आपको टॉपिक के बारे में बताता हूँ, कितने टॉपिक आपने पढ़े हैं और कितने नहीं पढ़े हैं. जो पढ़े हैं तो किस लेवल तक पढ़े हैं, और जो पढ़ेंगे उनमें क्या नया है. चलिए देखें भैया, फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ब. क्या है? वर्ब. वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया. आप सभी जानते हैं, वर्ब टॉपिक सभी ने पढ़ा है. कुछ बच्चों के मन में ये आता है, हाँ यार पढ़ा है, लेकिन सर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है. लेकिन मैं बात करता हूँ, जैसे छोटी क्लास में तो हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ी, यूज ऑफ वर्ब पढ़ी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी. तो जितनी भी हमने वर्ब पढ़ी हैं, वो सब हमारा टॉपिक कौन सा हो गया? वर्ब हो गया. हमने टेंस भी पढ़े, समझते चलना. हमने क्लॉज भी पढ़े, हमने कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़े हैं. अब इन सबको देखने क्या है? पढ़ा तो ही. जब अगर इस तरीके के एग्जाम्स में आएंगे तो हम सॉल्व कर देंगे. बिल्कुल सही है. अगर मैं बोलूँ कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है 30 मार्क्स की इंग्लिश, कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश के टॉपिक को 30 नंबर के मैटर डालती है, तो आप उसमें से 10 से 12 नंबर का कर देंगे, ये श्योर है. लेकिन बचा 20 या 18 नंबर का, इसको करने के लिए आपको थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, सभी टॉपिक आपने पढ़े, लेकिन उनका लेवल छोटा रहा. आगे देखें, कंडीशनल सेंटेंस हो गया. वॉइस यानी एक्टिव पैसिव पढ़े हैं, 10th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं. लेकिन जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंटर करेंगे बेटा, रूल्स वही है, रूल्स एक भी नहीं बदलेगा. रूल्स वही है, लेकिन क्वेश्चन का जो फ्रेम है या क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, अपर हो जाएगा. मॉडल्स भी पढ़े हैं आपने, कंजक्शंस भी पढ़े हैं, क्वेश्चन टैग. कुछ बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा. इस क्वेश्चन टैग में मोस्टली जो आंसर हमारा यस नो में देते हैं. इसकी विशेषता होती है, अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होता है. इस तरीके से बनाते हैं इसको. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक 9th में होता है. हो सकता हो आपने इसे 8th में पढ़ा हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा. तो ये टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिंटैक्स भी कहते हैं. वाक्य संशोधन होता है ये. फिर शॉर्ट आंसर. ठीक है, कैसे कोई कॉम्प्रिहेंशन देता है, उसमें से आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, वो शॉर्ट आंसर.
नाउन ये आ गया पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में से एक टॉपिक तो ये हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। दूसरा ये हो गया। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, 3rd हो गया। प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, 5। एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का है। प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का है। एक और होता है इंटरजेक्शन। कौन सा होता है? इंटरजेक्शन। वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है कि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन अपन उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे जो 8 हो रहे हैं ना, 8 यहां मैं लिख देता हूं इंटरजेक्शन। ये लीजिए, इंटरजेक्शन को मिला के हमारे कितने पार्ट हो गए? 8 हो गए। ये 8 पार्ट जो हम किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं। किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच का नाम सुन के लग रहा होगा सर हमने पढ़े हैं, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा है सर ने, या अच्छे से हमने नहीं पढ़ा। कोई एक रीज़न तो होगा, लेकिन ये टॉपिक आपने पढ़ा है। आगे बात करें, आर्टिकल। एक आर्टिकल आपने 11th-12th में लिखा होगा, किसी टॉपिक पे जो आर्टिकल लिखते हैं वो आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल है यूज ऑफ ए एंड द, पढ़ा है? ये टॉपिक आर्टिकल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे कहते हैं उसे नरेशन भी कहते हैं, ये भी पढ़ा है आपने। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है PQRS। ये सेंटेंस अगर देखा जाए 10th में एक टॉपिक चलता था, अब चेंज कर दिया है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस। सेंटेंस गलत दिए जाते थे आगे पीछे, उनको हम फ्रेम करके बनाते हैं। हालांकि 8th में भी होता है। 8th में किस तरीके से होता है? कोई स्टोरी या कोई पैराग्राफ की लाइनें दी होती हैं किसी लेसन की, जो मैं सीक्वेंस में लगानी होती है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में, पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। सेंटेंस गलत है तो सही करा के लिखे, और इनका कोई सीक्वेंस होता है तो वो सीक्वेंस बना के लिखते हैं। ठीक है बेटा। क्लॉज टेस्ट, ये आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत तरीके से हमने पढ़े हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। डिटेक्टिंग एरर, जिसे हम बोल सकते हैं कॉमन एरर। फाइंड आउट कॉमन एरर या फाइंड आउट डिटेक्टिंग एरर। डिटेक्टिंग मीन्स होता है ढूंढना, डिटेक्टिंग से बनता है डिटेक्टिव। ठीक है, तो डिटेक्टिंग एरर्स, गलतियों को ढूंढना। ठीक है, ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कुछ सेंटेंस अगर मैं सिंपल लेवल पे दूं तो आप उसमें गलती ढूंढ सकते हैं। यानी आपको कुछ आता है, कुछ सीखना है। वर्ड कंफ्यूज्ड, ये कॉमन टॉपिक होता है। वर्ड कंफ्यूज्ड, ये वर्ड कंफ्यूज का मतलब है ऐसा शब्द जो हमें भ्रम पैदा करता है। जैसे मैं बोलूं, छोटा एग्जांपल, राइटिंग। जिनकी इंग्लिश वीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है फनी वे में, जिनकी इंग्लिश है उनका मानना होता नहीं है डबल टी होता है, और सही क्या है? WRITING। तो ये वर्ड कंफ्यूज, ऐसा वर्ड जिनको हम लिखने में सोचते हैं यार क्या होना चाहिए। जैसे बिलीव, BELIEVE, कोई कहता है BELEIVE। तो ये एक दो जो लेटर आगे पीछे होते हैं, ये वर्ड हमें कंफ्यूज करते हैं, इसको ही कहते हैं वर्ड कंफ्यूज। सही शब्द को पहचानना वर्ड कंफ्यूज होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हिंदी में पढ़ा हुआ शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वही इसमें होता है। ठीक है। एंटोनियम विलोम शब्द, सैनोनियम पर्यायवाची शब्द, पढ़े होंगे हिंदी में भी, ठीक इनमें भी होता है। जैसे सिनोनियम को ले लें, वर्क मीन्स कार्य होता है। अब मैं बोलूँ इसका और पर्यायवाची बताओ, एक्ट, एक्ट मीन्स भी कार्य होता है। ठीक है। एक्शन मीन्स भी कार्य होता है। ठीक है। टास्क मीन्स भी कार्य होता है। ठीक है। डीड मीन्स भी कार्य होता है। ठीक है। तो एक वर्ड के हमने इतने वर्ड लिख दिए, ये क्या हो गया आपका? सिनोनियम हो गया। ठीक है बेटा। चलिए, एंटोनियम क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़े हैं आपने, जैसे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का डिलीजेंट बोल दो, डल बोल दो, वीक नहीं बोल सकते आप, वीक होगा स्ट्रॉन्ग का। ठीक है। चलिए, ईडियम्स, ईडियम्स मीन्स होता है बेटा मुहावरे। क्या होता है? मुहावरे। जैसे आपने मुहावरे पढ़े होंगे, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं हिंदी में, आपने पढ़ा है 9 2 11 होना, है ना, आंखों का तारा,
ये सब क्या है, मुहावरे। इनको हम जैसे बोलते हैं आंखों का तारा क्या हुआ, बहुत प्यारा। इंग्लिश में बोलेंगे आंखों का तारा को एन एप्पल ऑफ वंस आइज, एन एप्पल ऑफ वंस आइज। क्लियर? मतलब एन एप्पल ऑफ वंस आइज के जब हिंदी बोले तो क्या होगा, बहुत प्यारा, आंखों का तारा। इनका यूज भी होता है फ्रेज, वाक्यांश। जो हमारे वाक्यांश होते हैं ना, फ्रेज बोलते हैं, इनको ही पढ़ना होता है। एक और सिम होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब सुना है? फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती है जब वर्ब के पीछे, यानी बोले वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, क्या वर्ब प्लस प्रेपोजिशन क्या कहलाती है, फ्रेजल वर्ब। जैसे मैं बोलूँ गिव अप, क्या बोलूँ, गिव अप। अलग अलग करें तो गिव मीन्स होता है क्या, देना, अप मीन्स ऊपर। अगर इन तो ये अलग अलग हो गया, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दें तो गिव अप मीन्स क्या होता है, त्यागना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक शब्द, एक लाइन को या एक वाक्य को हम जब एक शब्द में लिख देते हैं वो क्या कहलाता है, वन वर्ड कहलाता है। जैसे ए पर्सन इज टू मच, सॉरी ए पर्सन ईट्स टू मच, क्या, ए पर्सन ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत खाता है, क्या कहेंगे हिंदी में, पेटू, बड़ पेटू, इंग्लिश में ग्लूटन, इंग्लिश में हो जाएगा ग्लूटन। तो हमने पूरे लाइन को जो एक शब्द में कहा वो क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे हमारा होमोफोन्स। होमोफोन्स समान ध्वनि, ये वर्ड वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन आवाज़ एक होती है। स्पेलिंग अलग अलग होती है, अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन आवाज़ एक होती है। जैसे हेयर, हेयर मीन्स बाल, HAIR, हेयर HERE, हेयर मीन्स यहाँ, HAIR हेयर बाल, HARE हेयर खरगोश। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये हमारा होमोफोन्स। वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों को व्यवस्थित करना, वर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, पैसेज, आप आज दिन तक जो पढ़ते चले आए अनसीन पैसेज, ठीक है, ये पैसेज था। आपको जो सबसे मतलब देखा जाए तो टॉपिक्स क्या क्या रहे, ये तो आपने जनरली पढ़े ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनमें स्टार बना देता हूँ। ये स्टार ये हो गए कि हमने इनको पढ़ा है, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर पढ़ा है। ठीक है, और बाकी जो टॉपिक बताए मैंने, ये सब टॉपिक कैसे आपके फैमिलियर है, परिचित हैं, आप इनको जानते हो, लेकिन आपने इन पर डीप स्टडी नहीं की। अब लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं कंपटीशन लेवल पे, ये वही टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हो। तो अब अपन इन टॉपिक पे ही स्टडी करेंगे, और ये वो टॉपिक बन चुके हैं जो आपके आने वाले हर एग्जाम में यूजफुल है। ठीक है बेटा, तो अपना पहला टॉपिक है वर्ब। मैं स्टार्ट वर्ब से इसलिए कर रहा हूँ कि वर्ब से ही आपके सब सेंटेंस रिलेटेड, सॉरी सब टॉपिक रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा आपको कि बेसिक इंग्लिश को पढ़ने से पहले, लेवल पूरा दे दिया मैंने, लेकिन बेसिक स्टार्टिंग करने से पहले हमारी कुछ लायबिलिटीज़ हैं, यानी आपकी कुछ लायबिलिटीज़ हैं कि आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी एट वंस फिंगर एंड। देखो मैंने क्या बोला, एट वंस फिंगर एंड, ये एक मुहावरा है, इसका हिंदी अर्थ होता है अच्छी तरह याद होना। एट वंस फिंगर एंड मतलब उंगली पर याद होना, तो यानी उंगली पर ख़त्म हो जाए। जैसे हमने बचपन में पढ़ते थे 2 4 6 8 10 तुरंत कर देते कैलकुलेशन, क्यों, क्योंकि हमें वो चीज़ उंगलियों पर याद थी, उंगलियों पर आती थी। ये उंगलियों पर याद होना, ये मीन्स अच्छे से याद होना। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्या, टॉपिक का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल टॉपिक्स हो गए। ठीक है, चलिए वर्ब टॉपिक की बात करें, बड़ा सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कोशिश है कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। मैं सिंपल समझा रहा हूँ, वर्ब मीन्स क्या होता है। तो आपने पढ़ा क्या सर, ये तो आता है, क्या होता है, क्रिया। अब मैं क्रिया की परिभाषा पूछूं तो आप सिंपली बता देंगे कार्य का होना या पाया जाना क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही है भैया। इंग्लिश में पूछूं, कुछ कहेंगे आती है, कुछ नहीं आती है। तो देखिए
हालांकि हमें बोले डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में ऐसी कोई बात ही नहीं आती कि डेफिनेशन बताओ, लेकिन किसी भी चीज़ को हम फुलफिल पढ़ें तो अच्छा है, ठीक है। तो ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज any action of a noun or a pronoun। क्या मतलब हुआ? ए वर्ब इज ए वर्ड, क्रिया एक शब्द है, दैट शोज जो दिखाता है एनी एक्शन कोई भी कार्य ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, किसी भी संज्ञा का या सर्वनाम का जो कार्य दर्शाता है वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। चलिए अब देखिए, मैं आपको थोड़ी अलग बताऊं कि वर्ब का फॉर्मेट क्या है। व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, सिंपल समझिए, व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के लास्ट में क्या आता है हमेशा? ना, नी, ने, या फिर ना समझ लीजिए आप। क्या समझ लीजिए? ना। खाना, कूदना, टहलना, पढ़ना, रोना, सोना, जाना, आना, हंसना, बैठना, कूदना, मरना, लड़ना, जो कुछ भी ना अंत हो रहा है ये सब क्या हो गया? आपकी वर्ब हो गए। ठीक है, आपने पढ़े हैं, अब समझिए क्या बताया मैंने? व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य क्रिया कहलाते हैं। यहां पे मैंने क्रिया के दो भाग बांट दिए, क्रिया के दो भाग बांट दिए। एक तो बांट दी मैंने क्या? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा दे दिया इसको नाम मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो मैंने इसके दो भाग कर दिए। जिसे मैंने बोल दिया प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरे बोल दिए मैंने मॉडल्स ऑक्सिलरी। प्राइमरी वर्ब क्या होती है या मॉडल क्या होती है? तो मॉडल तो आप जानते हैं, प्राइमरी क्या होती है वो देखिए। प्राइमरी होती है हमारी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ओके, आ जाओ मॉडल में। मॉडल में कौन कौन सी होती हैं? सभी को पता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, ought to, used to, need, dare। नीड और डेयर नेगेटिव में यूज होते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब मैं मेन वर्ब की बात करूँ। यहाँ पे मैंने मेन वर्ब के दो भाग और बना दिए। मेन वर्ब के मैंने दो भाग बना दिए, जिसको मैं नाम दे दिया, एक को ट्रांजिटिव और दूसरे को इंट्रांजिटिव। हिंदी में बोले ट्रांजिटिव तो हिंदी में कहलाता है सकर्मक क्रिया, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा,
चलिए बात करें। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं फिर समझा दूँ। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। क्लियर? ये वर्ब अपने दिखने में लगता है कि हाँ ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब मुझे बताओ, मैं ऐसे स्टैंड हो जाऊं और मैं बोलूं मैं पढ़ता हूं, मैं लगूंगा कि मैं पढ़ रहा हूं? नहीं। क्यों? पढ़ने की भी एक एक्टिविटी होती है, पढ़ने के लिए भी कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई, ये लीजिए मेरे पास बुक है, अब मैं ऐसे बैठा हूँ, अब आप मुझे देख के कह सकते हैं हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्यों? मेरे पास क्या है? उसका सोर्स है। जब मेरे पास सोर्स ही नहीं है, मैं सिर्फ स्टैंड पोजीशन में हूँ, कहूँ मैं पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? उसका सोर्स नहीं। ही रीड्स सेंटेंस क्लियर पूरा है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जब वर्ब में, जब किसी सेंटेंस में या जब किसी क्रिया को अपना सेंस पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, तो वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब मैं बोलूँ ही स्लीप्स, वह सोता है। अब बताओ मुझे सोने के लिए किसकी ज़रूरत है? बिस्तर की? ज़रूरी नहीं है। लोग खेतों में सो जाते हैं, ज़मीन पर सो जाते हैं। नींद के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी रीड्स तो हो गई टीवी इंट्रांजिटिव वर्ब, और स्लीप हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब यानी INTV। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई? चलिए अब बात करते हैं इनको, प्राइमरी वर्ब के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ SV, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, PV प्लूरल वर्ब। कैसे पहचानोगे कि ये वर्ब सिंगुलर है और ये वर्ब प्लूरल है? देखिए भैया, यहां पे लिखता हूं CV, SV सिंगुलर वर्ब, PV प्लूरल वर्ब, CV कॉमन वर्ब। कैसे पहचानोगे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये कॉमन है? देखिए, मैं बोलूं S फॉर सिंगुलर, S फॉर सिंगुलर। अब इन प्राइमरी वर्ब में से वो वर्ब उठा लो जिनमें S है, टिक लगाते हैं। 10 के पीछे S है, इसके पीछे S है, वॉज के पीछे S है, और हैज़ के पीछे S है। ये वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। तो हम लिख सकते हैं इसमें इज, डज, वॉज और हैज़। ये तो हो गई हमारी सिंगुलर वर्ब। अब मैं बात करूं प्लूरल की, इनको छोड़ दो, एस वाले छोड़ दो, कैसे हो जाएंगी? डू, आर, हैव, वर। डू, आर, हैव और वर, ये तो हो गई हमारी प्लूरल। अब बची कौन सी? डिड, हैड। डिड और हैड के पीछे क्या है? देखो, समझने के लिए थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। डिड और हैड के पीछे क्या है? डी। और डी को मैं बोल सकता हूँ दोनों। डी को क्या बोल सकता हूँ? दोनों। दोनों का मतलब SP साहब। दोनों का मतलब SP साहब। और SP साहब का मतलब सिंगुलर और प्लूरल। अब दोनों कौन सी हैं? हैड और डिड। हैड और डिड ये कॉमन वर्ब है, ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ की जाती हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ की जाती हैं। तो क्यों की जाती हैं? क्योंकि इनके पीछे क्या है? डी। इनके पीछे क्या है? डी। डी से मैंने क्या डिनोट कर दिया? दोनों। दोनों का मतलब सिंगुलर और प्लूरल, यानी SP साहब। SP साहब के साथ कौन चलती है? हैड और डिड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन वर्ब, जो कि दोनों के साथ चलती है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब एक एक्सेप्शन है कि एम, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आई के साथ एम लगाते हैं और पास्ट में आई के साथ वॉज लगाते हैं। ओके, ये हो गया आपकी क्या? वर्ब का स्टार्टिंग टॉपिक। थैंक यू।